चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। कल्पना कीजिए 25 जून 1975 की आधी रात है। दिल्ली में बड़े बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली अचानक काट दी जाती है और सुबह होने से पहले ही देश के कई बड़े विपक्षी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाए हैं और अगली सुबह जब देश जागेगा तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ भारत होगा। एक ऐसा भारत जहां लोकतंत्र पर एक तरह से ग्रहण लग चुका था। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे कक्षा 12 की एनसीईआरटी इतिहास की किताब से हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के शायद सबसे अहम और विवादास्पद मोड़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट पर बात करते हैं। जी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में आपातकाल की नौबत आई ही क्यों। सही बात है। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया। तो सवाल यही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर एक चुनी हुई सरकार जिसे 1971 में इतना प्रचंड बहुमत मिला था, वो इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कैसे हो गई। देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि जैसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। परफेक्ट स्टॉर्म, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ 1971 का युद्ध और बांग्लादेश संकट का भारी आर्थिक बोझ था। हाँ, और उसी समय अमेरिका ने भारत को मदद देना भी बंद कर दिया था। सही। और ठीक उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इससे भारत में महंगाई मतलब रॉकेट की तरह ऊपर गई। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1973 में 23% और 1974 तक आप सोचिए 30% तक महंगाई बढ़ गई थी। 30%? ये तो सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका तो मतलब है कि आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। बहुत ज्यादा। औद्योगिक विकास एक तरह से ठप हो गया था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और इस सब के बीच 1972-73 में मॉनसून भी खराब हो गया। अच्छा। हाँ, अनाज का उत्पादन करीब करीब 8% तक गिर गया। तो जब लोगों की थाली से रोटी गायब होने लगे तो गुस्सा तो सड़कों पर आएगा ही। और यही हमें छात्र आंदोलनों तक ले आता है। जनवरी 1974 में गुजरात और फिर मार्च 1974 में बिहार। जी, छात्र खाने की चीजों की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर थे। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है ना, जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की एंट्री होती है। बिल्कुल। जेपी उस समय सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे और सामाजिक कामों में लगे थे। जब बिहार के छात्रों ने उनसे आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा तो वो मान तो गए, पर उनकी 2 शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा, और दूसरी कि ये सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा। और उन्होंने इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहने दिया, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसका मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ सरकार बदलना चाहते थे? नहीं, उनका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। संपूर्ण क्रांति का मतलब था समाज के हर क्षेत्र में बदलाव, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वो सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि पूरी व्यवस्था में एक बुनियादी बदलाव चाहते थे। तो एक मोर्चा तो सड़कों पर खुल चुका था, जहां जेपी सरकार को सीधी चुनौती दे रहे थे। हाँ, लेकिन यही एकमात्र मोर्चा नहीं था। एक और लड़ाई थी जो बंद कमरों और अदालतों में लड़ी जा रही थी, सरकार और न्यायपालिका के बीच की खींचतान। अच्छा, अदालतों के साथ सरकार का टकराव किस बात पर था? टकराव कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर था, जैसे क्या संसद लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, या क्या संसद संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है। सरकार इन सब का जवाब हाँ में चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। और इसी सिलसिले में केशवानंद भारती केस का जिक्र आता है, जो भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये तो सरकार के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। एक तरह से संसद की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी, और इसका असर हमें तुरंत देखने को मिला जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मौका आया। हाँ, ये कोई सामान्य नियुक्ति नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। केशवानंद भारती के फैसले के ठीक बाद सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ऐसा क्यों किया गया? संदेश साफ था
सरकार को एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए थी जो उसके फैसलों पर सवाल ना उठाए। इस एक कदम ने स्वतंत्र न्यायपालिका की पूरी बहस को हवा दे दी। तो सड़कों पर आंदोलन, अदालतों में टकराव और फिर एक तीसरा मोर्चा खुलता है रेलवे ट्रैकों पर, 1974 की देशव्यापी रेल हड़ताल। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस और बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया। ये हड़ताल देश को ठप कर सकती थी। और सरकार ने इसे कैसे लिया? सरकार ने इसे अपनी सत्ता के लिए एक और चुनौती के तौर पर देखा। उसने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 20 दिनों के बाद हड़ताल बिना किसी समझौते के टूट गई। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। सड़कों पर गुस्सा, अदालतों से टकराव और कर्मचारियों में असंतोष। माहौल पूरी तरह से विस्फोटक हो चुका था। बिल्कुल। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लगी 12 जून 1975 को। हाँ, उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया। क्या था वो फैसला? न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत को ही अवैध घोषित कर दिया। एक मिनट, इसका मतलब क्या था? देश की प्रधानमंत्री का चुनाव ही रद्द हो गया? हाँ, बिल्कुल यही। फैसले का मतलब था कि वो अब कानूनी तौर पर सांसद नहीं थी और इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर भी नहीं रह सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिली थी, है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें थोड़ी राहत दी और कहा कि वो सांसद बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में वोट नहीं कर सकती। पर नुकसान तो हो चुका था। विपक्ष के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था। बिल्कुल, विपक्ष ने उनके इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की और देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और यहीं उन्होंने वो बात कही जिसे सरकार ने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना। जी, उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार के अनैतिक और गैर कानूनी आदेशों को न माने। ये तो सीधी बगावत की अपील थी। सरकार ने इसे ठीक इसी तरह देखा। उसे लगा कि ये अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि देश की एकता के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। और फिर उसी रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की और संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दी। और राष्ट्रपति ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, और फिर रात के अंधेरे में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। तो घोषणा हो गई, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या था? जब हम कहते हैं आपातकाल लग गया, तो अगली सुबह देश कैसे बदल गया था? सबसे पहली चीज जो बदली वो थी सूचना। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। ये एक सांकेतिक कदम था। संदेश साफ था, अब आप सच नहीं लिखेंगे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हाँ, और मैंने सुना है कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने इसके विरोध का एक अनोखा तरीका निकाला था। क्या था वो? वो विरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। जब वे सरकार की आलोचना में कुछ नहीं छाप सकते थे, तो उन्होंने अपने संपादकीय की जगह को खाली छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। वो खाली जगह छपे हुए हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार थी। और आम नागरिकों के अधिकारों का क्या हुआ? वो लगभग खत्म कर दिए गए। सरकार ने सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। इसका मतलब था कि अब आप अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ अदालत भी नहीं जा सकते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी, धरने, प्रदर्शन, हड़तालें, सब कुछ गैरकानूनी हो गया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। किस कानून के तहत? उन्हें निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मतलब सरकार आपको सिर्फ शक की बिना पर जेल में डाल सकती थी, भले ही आपने कोई जुर्म न किया हो। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, सरकार ने संविधान को ही बदलने का फैसला कर लिया। हम बात कर रहे हैं 42वें संशोधन की। हाँ, जिसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला, है ना? बिल्कुल नहीं। इसने संविधान में इतने बड़े और गहरे बदलाव किए कि उसने उसके मूल ढांचे को ही चुनौती दे दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। हाँ, और न्यायपालिका की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। ये सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पक्ष में झुकाने की कोशिश थी। जाहिर है इस पर 2 तरह की राय होगी। सरकार ने इसे कैसे सही ठहराया? हमारे स्रोत दोनों पक्ष बताते हैं। सरकार और उसका समर्थन करे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तर्क था कि देश को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक साजिशें हो रही हैं और बार बार के धरनों से विकास में बाधा आ रही है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और गरीबों के हित में कार्यक्रम लागू करने के लिए आपातकाल जरूरी था। और आलोचकों का क्या कहना था? आलोचकों का साफ मानना था
जबकि ये सब प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता बचाने के लिए किया था, जब अदालत ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। उनका तर्क था कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार का शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। बिल्कुल, उनका कहना था कि बिहार और गुजरात के आंदोलन ज्यादातर शांतिपूर्ण ही थे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर कभी कोई राष्ट्र विरोधी मुकदमा नहीं चलाया गया। तो 18 महीनों के संधेरे दौर के बाद लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? अचानक जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला था। हाँ, ये बहुतों के लिए चौंकाने वाला था। सभी विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त मिला। लेकिन विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। नहीं, लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया, जिसका नेतृत्व जेपी ने किया। तो 1977 का चुनाव एक तरह से आपातकाल पर जनमत संग्रह बन गया। नारा था लोकतंत्र बचाओ। अपना फैसला सुना दिया। और क्या फैसला सुनाया? आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 542 में से 330 सीटें मिली। और कांग्रेस सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। हाँ, उत्तर भारत में तो कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। तो लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जनता पार्टी एक साझा दुश्मन यानी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। उनके पास कोई एक विचारधारा या साझा कार्यक्रम नहीं था। सत्ता में आते ही नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम तीनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और इसी अंदरूनी लड़ाई के कारण सरकार सिर्फ 18 महीने में गिर गई। जी, और फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुए। और नतीजा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जनता पार्टी की नाकामी से निराश जनता ने इंदिरा गांधी को फिर से सत्ता में वापस ला दिया। उनकी कांग्रेस पार्टी ने 353 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। तो इस पूरे दौर का, इस उतार चढ़ाव का आखिरी सबक क्या था? क्या विरासत रही इसकी? सबसे बड़ा सबक तो यही था कि भारत से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ। और इस अनुभव के बाद संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। आंतरिक गड़बड़ी जैसा अस्पष्ट शब्द उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो सके। बिल्कुल, अब देश में आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। और जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल की जांच के लिए जो शाह आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया? शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि उस दौरान शक्तियों का गंभीर दुरुपयोग हुआ था। आयोग ने पाया कि आपातकाल लगाने का फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर लिया था और कैबिनेट को भी इसकी सूचना अगली सुबह दी गई थी। तो इन सब का क्या मतलब है? आपातकाल का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। इसने दिखाया कि हमारी व्यवस्था में कमजोरियां हैं, लेकिन साथ ही इसकी आंतरिक ताकत को भी उजागर किया। बिल्कुल, जब चुनाव कराने का मौका मिला तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना फैसला सुनाया। ये हमें सिखाता है कि लोकतंत्र को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और नागरिक अधिकारों का मूल्य और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, ये भी साफ हो गया। हाँ, और हमारे स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि इस अनुभव के बाद नागरिक अपने अधिकारों के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सचेत हो गए। और यही आज के लिए विचार करने वाली बात है ना? बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि आपातकाल के बाद भारत में नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय हुआ, जो आम परिस्थितियों में भी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए। तो सोचने वाली बात यह है कि 1975 के उन सबकों का आज के दौर में क्या महत्व है, और एक नागरिक के तौर पर लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में हमारी क्या भूमिका है।